regarding that. Okay, so as far as our numericals are concerned, काफी सारे बच्चों का हमारा एक्सपीरियंस है टीचिंग का कि थ्योरेटिकली बच्चों को चैप्टर्स इजी लगते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान लगता है, इजी लगता है, लेकिन जहां तक न्यूमेरिकल का पार्ट है बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होती है। ऐसा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें थोड़े न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं और हो सकता है थ्योरेटिकली आधा पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट जहां तक न्यूमेरिकल की बात आती है ओवरऑल थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा दिखता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट जाता है rather than the theory, statements, definitions and all. मेरा उल्टा सजेशन है और एक अलग परसेप्शन है मेरा उसके बारे में। न्यूमेरिकल बहुत इजी चीज है बहुत इजी चीज है, और आपका भी और आप में से भी कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस रहा होगा। आपके पास आपका 10th का स्कोर है, आप में से काफी सारे बच्चे जिनका 10th का स्कोर काफी अच्छा है, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो जिनका 10th का स्कोर 95, 93, 96 ऐसा है। आई हैव गॉन थ्रू योर स्कोर्स। जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में 90, 90 प्लस, 93, 94, 95, 96% पाए हैं, एक बार उनसे देखिएगा, उन बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट। मैथमेटिकल पार्ट और मैथमेटिक्स ऐसा होता है जहां पे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर विद द थियोरेटिकल पार्ट। थियरी में हम जब लिखते हैं आंसर, तो आंसर लिखते समय कहीं ना कहीं पॉइंट्स का प्रायोरिटी, सारे पॉइंट्स कवर करना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, नहीं होता है। और न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पार्ट में डिफरेंस है कि न्यूमेरिकल एक बार समझ में आया तो 100% आउट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से कि न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इजी होता है, जरूरत है उसको समझने की। और बहुत बार बच्चे यही तकलीफ नहीं लेना चाहते, सर लर्न कर सकते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग पे मत चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मत बोलिएगा। एंड यही तो क्लू होते हैं, यही तो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, कि एक साइड ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं और न्यूमेरिकल्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। जरूरत यह है कि न्यूमेरिकल को समझे, अंडरस्टैंडिंग करे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करे। खास करके हमारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका फाउंडेशन ऑलरेडी 10th तक हो चुका है, बहुत बढ़िया फाउंडेशन आपका हो चुका है। भले आपके 10th तक के मैथमेटिक्स के मार्क्स कम हो या ज्यादा होता है, डजंट मैटर। जितना मैथमेटिक्स हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उसके आधार पर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। जरूरत है उन्हें समझने। न्यूमेरिकल्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, और तुम में से जो बच्चे जेई में अपीयर करना चाहते हो, जेई एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स। थ्योरी लर्न किया जा सकता है, हम भूल जाते हैं, वापस लर्न किया जा सकता है। थ्योरी में इस टाइप से चांसेस होता है, काफी सारा एफर्ट्स हम लोग थ्योरी प्रिपेयर करने में लगा देते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना एफर्ट्स हम थ्योरी में लगा देते हैं उससे आधा एफर्ट्स न्यूमेरिकल में लगते हैं। और वही हम लोग गलती करते हैं कि जो काम आधे एफर्ट्स में होने वाला है उसके लिए हम कम एफर्ट्स लगाते हैं, और जिस काम के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं उसके लिए हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि न्यूमेरिकल्स इजी चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इजी बनेगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2-3 चीजें जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर एंटरिंग इनटू द न्यूमेरिकल ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये बात जरूर है बेटा लोग कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ये सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर नहीं चलते, उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो हमें से जो भी बच्चे चैप्टरों को थोड़ा बहुत ठीक समझेंगे, चैप्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझेंगे, उन्हें न्यूमेरिकल इजी जाएंगे। तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल आने के लिए आपको थोड़ा चैप्टर का एक अंदाज चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है आपका चैप्टर्स के अंदर का। ये पहली बात है। ये होने के बाद आपको उस चैप्टर के अंदर दिए गए सारे फॉर्मूले निकालने हैं। दूसरी बात है, सारे फॉर्मूले निकालिएगा, आपकी नोटबुक के अंदर सारे फॉर्मूले लिखिएगा, और सारे फॉर्मूले के साथ साथ ये भी लिखिएगा कि उसके अंदर जो टर्म्स दिए हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसके टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि टर्म और उसका मीनिंग क्या होता है। ये निकालिएगा और वो लर्न कीजिएगा। तो फॉर्मूला लर्निंग इज अ सेकंड टास्क जो हमें करना है। पहला टास्क है चैप्टर रीड करिए, चैप्टर को समझिए, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा टास्क है इसके अंदर क्या कि हमें सारे फॉर्मूले जितने बुक के अंदर दिए हैं, चैप्टर के अंदर दिए, सारे फॉर्मूले निकाले
और विद द मीनिंग ऑफ द टर्म्स उस फॉर्मूला पर प्रिपेयर करें, लर्न करें एट द टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। तीसरी बात है, जो भी फॉर्मूले हमने निकाला है वो फॉर्मूले के अंदर के जो भी सारे क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स भी देखिएगा। फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फंडामेंटल चैप्टर्स। और चाहे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, उसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आपको जरूरी है। तो वो चैप्टर के 2, 4, 5, 10 रिवीजन भी होते हैं तो चलेगा, जरूर कीजिएगा। यूनिट्स आते हैं, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, वो किलोमीटर, व्हाटएवर इज दैट, वो सारे यूनिट देख लीजिए। वेट किस में मेजर किया जाए उसके सारे यूनिट देखिएगा। एक ही चैप्टर है, बहुत इजी है, हम स्कूल लाइफ से देखते आए हैं, तो उससे हम लोग रिवाइज ठीक से नहीं करते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए हम लोग उससे मिस आउट करते हैं। तो तीसरी बात है, यूनिट्स ठीक से देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक प्रॉब्लम होता है कि सारे यूनिट्स आइदर एसआई सिस्टम में होने चाहिए, सारे यूनिट्स आइदर सीजीएस सिस्टम में होना चाहिए। तो वहां पे गड़बड़ी होती है कहने की हमारी। और कितने यूनिट्स है, गिने चुने 20-25 यूनिट अगर आप लोग याद करते हो ठीक से, उन्हें अगर समझ लेते हो, उनके कन्वर्जन समझ लेते हो, तो बस बन गया। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा, एक बार वो बन गया, पूरे 2 साल में आपको 11th-12th में कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं जाएगा। और खास करके जेईई नीट में जो न्यूमेरिकल बेस्ड आता है वो भी बहुत आसान बनेगा, बहुत ही इजी बनेगा आपके लिए, व्हाइल गोइंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ यूनिट्स। तो तीसरा टास्क है यूनिट्स को याद। फोर्थ बात है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि न्यूमेरिकल जो दिया है उसे ठीक से रीड कीजिएगा। आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल को ठीक से रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद राइट डाउन ऑल द गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या डेटा दिया है उसे ठीक से रीड करके लिख लीजिएगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर रेडियस दिया है, इस न्यूमेरिकल के अंदर एज लेंथ दिया है, इस न्यूमेरिकल के अंदर मास दिया है, इस न्यूमेरिकल के अंदर मॉलिक्यूलर मास दिया है, व्हाटएवर दैट, जो जो प्रोवाइडेड है वो सारा लिख लीजिएगा विद इट्स नोटेशन। मॉलिक्यूलर मास इज नोटेड बाय कैपिटल एम, एज लेंथ इज नोटेड बाय ए, रेडियस इज नोटेड बाय आर, वो सब लिख लीजिएगा विद द यूनिट। जो यूनिट न्यूमेरिकल में दिए है वही लिखिएगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा यूनिट को ठीक से नहीं देखते हैं, सिर्फ फिगर देखते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं और यूनिट नहीं देखते। तो अगर आपको बताया गया कि रेडियस इज 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज 12 पिकोमीटर तो पिकोमीटर ही है। There is a lot of difference between centimeter and picometer, so read it carefully. Either it is given in picometer, nanometer, or centimeter. Write it down very well. Then write down the thing which has been actually asked in the numerical. Numerical में आपको क्या चीज पूछी है वो भी लिखिएगा। न्यूमेरिकल में आपको मास पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में आपको रेडियस पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी पूछी जा सकती है, व्हाटएवर इज दैट। जो भी पूछा है which has been asked, please write it well. डेंसिटी लिखा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा लिखिएगा वहां। सो दैट मेक्स बिग डिफरेंस, बिकॉज हमें क्लैरिटी आती है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज बीन आस्क्ड ये लिखिएगा, डेंसिटी आपको पूछा है तो डेंसिटी लिखिएगा। देन व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए जाते हैं न्यूमेरिकल के, तब हम क्या करेंगे कि जो चीज को आपको पूछा है उसका फॉर्मूला ढूंढेंगे। अगर आपको डेंसिटी पूछी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिएगा, आपको अगर रेडियस पूछा है तो रेडियस का फॉर्मूला लिखिएगा, आपको एज लेंथ पूछा है तो उसका फॉर्मूला लिखिएगा। देखिए पहले फॉर्मूला हमने लर्न करके रखे, फॉर्मूला लर्न करके रखे, उसकी टर्मिनोलॉजी पता है हमें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल ठीक से रीड किए, उसके अंदर गिवन सारी चीजें लिख दी हमने, और वो सारे लिखने के बाद जो पूछा है उसके लिए हमें फॉर्मूला ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं, फॉर्मूला लर्न है तो वो फॉर्मूला लिखा। एंड देन उस फॉर्मूले के अंदर जितनी सारी चीजें दी हुई है वो प्रॉपर, वो सारी चीजें प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करके हम उसके अंदर लगा देंगे। गॉट इट? सो दैट व्हाट वी कैन मेक इट लाइक। सो ये उसके अंदर हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो उस तरीके से हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकल रीड किया, सारी चीजें लिखी, क्या निकालना क्या फाइंड आउट करना है वो भी लिखा हमने, फिर हमने फॉर्मूला ढूंढा, फॉर्मूले के अंदर सारे वैल्यूज पुट किए, प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिए, एंड बस कैलकुलेशन करना। फिर आप स्कूल टाइम से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स ये आप देखते आए हो, है ना? तो ये आपको कोई मुश्किल बात नहीं ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। यस, थोड़ा सा लॉगरिथम आ जाता है, लॉग टेबल आ जाता है। तो जिन बच्चों को लॉग टेबल ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं है उन्हें मैं सूचित करूंगा कि ये हमारा स्टार्टिंग ऑफ ईयर है, जस्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा 12th स्टैंडर्ड का ईयर। तो जिनको लॉग टेबल नहीं आता है वो प्लीज बता दे,
हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि लॉग टेबल आपका कवर कर सकते हैं। लॉग टेबल को फंडामेंटल्स में पुट किया जाता है और लॉग टेबल फंडामेंटली समझना है। और लॉग टेबल एक बार समझ में आया तो फिर कोई न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं जाएगा, बिकॉज लॉग टेबल के अंदर लॉग, एंटीलॉग, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, वो सब देखने हैं आपको। और उसके आधार पर फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, वो तो आप 10 तक कर चुके हो। इट बिकम्स वेरी इजी। फाइनली आंसर आएगा, उसका प्रॉपर यूनिट पुट करना है, हो गया आपका न्यूमेरिकल्स। तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स की एक खास बात है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने इतनी सारी चीजें बताई, वो वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले चैप्टर को समझिएगा, नंबर 1, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दूसरी बात है, write down all the formulas from the chapter and learn these formulas with the meaning of terms involved in the formula. फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स है उसका मीनिंग भी आप समझिएगा, लिखिएगा, लर्न कीजिएगा। नंबर 3, गो थ्रू ऑल द यूनिट्स। हमारे चैप्टर के अंदर जितने सारी चीजें आती है, अभी ये सॉलिड स्टेट की जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर एज लेंथ आता है, तो लेंथ किसमें मेजर किया जाता है? लेंथ मेजर करने के लिए जिस तरीके से हम मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मींस दीज आर द यूनिट्स, दैट मे बी अ माइक्रो, दैट मे बी मेगा, व्हाटएवर दैट, ऑल दिस यूनिट हैज टू बी नोन टू अस। तो तीसरी बात है कि हमें ये सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए। और जब हम एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो पहला, रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, write down all the given data in the numerical. Third, write down all the data with its units. Then fourth, write the thing which has been asked or which we have to find. Fifth, when we are entering into the solution, write the formula, write the right formula, WRIT RIGS, write the right formula. Yeah, put the right formula, find out the right formula and just write it and put all the values in a proper units, either in CGS, either in SI units. तो हर यूनिट्स के सीजीएस यूनिट्स क्या है, हर क्वांटिटी के सीजीएस यूनिट क्या है, हर क्वांटिटी के एसआई यूनिट्स क्या है, एक बार चैप्टर में देखिएगा, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अगर आपको जरूरत है तो बता दीजिएगा कि हमारे टीचर जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स एंड लॉग टेबल वापस कवर करेंगे, तो फ्रेंडली और फ्रैंकली बता दीजिएगा, सर यस आई एम लैकिंग लॉग टेबल्स, सर आई एम लैकिंग इन फंडामेंटल यूनिट्स। उसके लेक्चर्स लगाए जा सकते हैं, 1-2 लेक्चर उसके अंदर हमारे इन्वेस्ट होंगे, 2-3 दिन उसके अंदर चले जाएंगे, मैक्स 5 दिन चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरे साल भर आपको न्यूमेरिकल का डिसलाइक पैदा नहीं होगा और न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करते समय आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई बी ओपन, एंड इफ यू आर थोरो और इफ यू नो द थिंग्स वेल, देन इट बिकम्स वेरी इजी, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। सो दिस इज द थिंग्स व्हाट हैज टू बी नोटेड बिफोर वी एंटर इनटू द न्यूमेरिकल्स। अभी चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर चलते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उसको कौन से कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके अंदर चलते हैं। देखिए बेटा लोग, मैं सीधा न्यूमेरिकल लिखे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटो ये नहीं है कि न्यूमेरिकल लिखो और उसका आंसर दे दो। यू शुड बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तभी एबल होंगे जब हम इसमें से जाएं। इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कौन से मेन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन सा फॉर्मूला आता है और फॉर्मूले के अंदर दिए हुए टर्म्स का मीनिंग क्या है, एंड देन उसके यूनिट्स के हिसाब से हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। सो आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम योर साइड, कौन से फॉर्मूले हमने इस चैप्टर के अंदर देखे, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर देखे हैं। सो दोस हु कैन टेल, प्लीज अनम्यूट योर साउंड एंड लेट मी नो, इस चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट देखे जहाँ पे फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता सकते हो, कौन से कॉन्सेप्ट में ये भी बता सकते हो। सो प्लीज एनीवन यू कैन जस्ट अनम्यूट योर साउंड एंड लेट मी नो, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पे फॉर्मूलाज है और फॉर्मूला भी क्या है आप बता दीजिए। एक बार ये होने के बाद फिर हमारे न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं। एवरीवन अमंगस्ट यू वुड बी मतलब able to solve the numericals, everyone amongst you. Yes please, anyone. Monam Savarth Sadhana. Anyone amongst you, please unmute your sound and let me know what are the formulas we have discussed here in this chapter. Sir, may I? Yes, please. Sir, density is equal to atomic mass into number of particles upon age length cube into Avogadro's number. Very good. Very good. Very good. So this is one of the formula we have discussed. Furthermore, so may I? yes.
So we have discussed the formula of packing efficiency, that is volume occupied by the particle of unit cell upon total volume of unit cell into 100. Very good. That is the formula of the packing efficiency. Good one. Next. Yes, anyone, come on please. Next कोई formula देखा हमने इसके अंदर? Yes, please. आदव सालवी आप सुन रहे हो? आदित्य पाटिल आप भी सुन रहे हो? आदित्य आयरे आप भी सुन रहे हो? बता दीजिए. There are many students. I can call up your names because I can see on my laptop screen. So please आप बता दीजिए. जैसे ओरल शुरू कर दिया, देखिए 2 लोगों ने एग्जिट कर दिया, है ना? देखिए बेटा, न्यूमेरिकल के आपको सीधे आंसर चाहिए तो ये सारे गाइड में भी आपको मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे. काफी सारे बुक्स ऐसे मिलते हैं मार्केट में जहाँ पे सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं. या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बस उसका एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, है ना? मेरा ये लेक्चर लेने का काम तो बचेगा उसके. विल इट वर्क, डू यू थिंक? यस आतर, विल इट वर्क? No, sir. So what should be the right pattern then? Learn the formulas, understand the concepts, and then go to numericals. Okay, तो बता दीजिए. अभी जो हमें 2 फॉर्मूले बताए, खुशी ने बताया, पायल ने बताया, उसके अलावा आप कुछ फॉर्मूला बता सकते हो? No, sir. There are no more formulas. On the formula which Khushi just said, most of the MCQs are based. Sorry, most of the numericals are based on that formula only. We have to just modify it. Okay. No problem. Is there any other opinion from some other students? I would like to listen. Thank you, Atar. Baaki rest people. Yes. Okay. कोई बात नहीं. चलो. हो सकता है कि you were not prepared with this one, so I can understand. But I don't like this. That is monon सवाल साथ. काफी बाकी सारी बच्चे जो interact नहीं करता है. This is the pattern I don't like. कोई बात नहीं. Frankly बोलिएगा सर. Yes sir, I am prepared, not prepared. या फिर जैसा भी आता हमने कहा कि सर नहीं ऐसे कुछ ज्यादा फॉर्मूले. Most of the numericals हमारे इसके ऊपर डिपेंड है. तो इस तरीके से कम ऑन ओपन अप होइए, इंटरेक्ट होइएगा. चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ. जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है. उसी को अभी अथर्व ने दोहराया कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला लर्निंग एंड देन उसके अंदर के जो टर्मिनोलॉजी वो समझ के हम आगे जा सकते हैं. सॉलिड स्टेट के अंदर अभी 2 फॉर्मूले हमारे 2 बच्चों ने बताए यहाँ. उसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर देख सकते हैं. सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है यूनिट सेल. सबसे पहली बात आती है यूनिट सेल. और यूनिट सेल के अंदर 3 टाइप के हैं, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल. यूनिट सेल के देयर आर मेन 7 टाइप्स एंड इंक्लूडिंग द सब टाइप वी गॉट 14 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. उसमें से हम सिर्फ पहला डिस्कस करते हैं, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल. और क्यूबिक यूनिट सेल के 3 टाइप देखे हमने. कौन सा देखा था हमने? इज इट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इज इट क्लियर? देखा हमने ऐसा? Yes, sir. Yes, thank you. This is also in simply called as an SCC. Am I right? This is also called as an SCC, simple cubic unit cell. दूसरा, which is known as a BCC. What is it? Yes, anyone? What is this BCC? Body centered. Okay, body centered cubic unit cell. What is this? Face centered Face cubic centered. unit cell. Very good. Face centered cubic unit cell. So these are the unit cells. ये आपने देखे थे? सबको याद आ रहा है? उसके एक टिपिकल डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था. टिपिकल डायग्राम, टिपिकल मतलब नॉट ड्रॉइंग एनी पर्टिकुलर. टिपिकल डायग्राम देखते हैं यहाँ पे. सो वी हैव दिस टिपिकल डायग्राम जहाँ पे these are the lattice points, these are the bases, and from this we got this unit cell. unit cell में ये था हमारा एज लेंथ. और ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल में ये है हमारा रेडियस. इज इट?
तो तीनों यूनिट सेल के अंदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, वी हैव प्रूव्ड। सो इसके अंदर रिलेशन था ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर। याद आ रहा है किसी को, सबको? A indicates edge length, R indicates radius of the particle, ये जो पार्टिकल इनका रेडियस, देखा ऐसा फार्मूला हमने? Yes. Yes, sir. Thank you. Yes, so this is the formula we have already discussed और ये हमारे लिए important है, A is equal to ऐसा। ये फार्मूला ऐसा भी मॉडिफाई कर सकते हैं, A is equal to R के बदले हम R is equal to क्या कर सकते हैं? R is equal to A by 2, ऐसा कर सकते हैं ना? कन्वर्जन है, आपको कुछ बुक में ऐसा मिलेगा, कुछ बुक में ऐसा मिलेगा, डजंट मैटर बिकॉज़ इट्स सिमिलर वन। ये पहला फार्मूला आपका बन जाता है, फर्स्ट फार्मूला। यहाँ पे वो फार्मूला क्या था? दूसरा बीसीसी के अंदर ये फार्मूला था, कोई बताएगा? A is equal to 4R by root 3. वेरी गुड, A is equal to 4R by root 3, ये हमने फार्मूला उसके अंदर देखा था। इसके अंदर भी R is equal to निकाल सकते हैं। R is equal to क्या होगा फिर? A into root 3 divided by 4। फॉर्मूला R is equal to ऐसा भी बना सकते हो, A is equal to ऐसे बना सकते हो, कोई तो एक फॉर्मूला आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरफ क्या था? तीसरा फॉर्मूला 2 root 2R. वेरी गुड, बट फॉर्मूला रीड करते समय A is equal to 2 root 2R ऐसा था। R रूट के बाहर है, ये भी याद रखिएगा, R रूट के बाहर है, 2 यहाँ पे बाहर है और ये सिर्फ रूट 2 है। अदरवाइज ये गलती से रूट के अंदर लिखेंगे तो अलग बात है। 2 root 2R, ये फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। ये तीन फॉर्मूले थे हमारे, हो गए। दिस थ्री फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ विद रेडियस, एज लेंथ विद रेडियस ये देते हैं। और देखिए ना, एससीसी के लिए अलग है, बीसीसी के लिए अलग है और एफसीसी के लिए अलग है, 100%। वन मोर थिंग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनते कैसे हैं और उसके अंदर कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हमने देखा था। किसी को याद आ रहा है? Simple cubic unit cell is made up of how many atoms? 1. 1. Very good. Simple cubic unit cell is made up of one atom, and this BCC is made up of 2. two atoms. FCC is made up of 4 atoms. 4 Very good. Very good. अभी कोई प्रूव कर सकता है कि किस तरीके से आते हैं? ये A is equal to, मतलब ये इसके अंदर जो है simple cubic unit cell is made up of only one atom. वो कैसे आता है? उसके बारे में देखा था हमने। पहली बात थी फ्रॉम कॉर्नर्स, कहां पे आते हैं? फ्रॉम कॉर्नर्स कितने थे? 1/8 into 8 is equal to 1 atom. Am I right? Yes, sir. Yes. So simple cubic unit cell is made up of only one atom, only one particle. The reason behind that, ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है, it contributes only 1/8. This particle contributes 1/8 part of it into this unit cell. तो इसका सिर्फ 1/8 पार्ट उसके अंदर कंट्रीब्यूट होता है, बाकी नहीं होता है। सो फ्रॉम कॉर्नर्स 1/8/8 इज इक्वल टू 1 एटम इसके अंदर आ जाता है। वी हैव गॉट दैट। इसके अलावा दूसरा कोई पार्टिकल है ही नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट बीसीसी, बीसीसी के अंदर एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल आते हैं आप जानते हो? टोटल पार्टिकल्स बोलिए। 2. वो आते कैसे है? 1 फ्रॉम कॉर्नर 1/8 into 1 is equal to 1। और दूसरा कहां से आता है? फ्रॉम बॉडी 1 is equal to 1, कुल मिला के 2 atoms. Am I right? BCC Yes, sir. या BCC के अंदर कॉर्नर से एक पार्टिकल आता है, बॉडी से एक पार्टिकल आता है, 2 एटम आते हैं। FCC के अंदर 4 आते हैं। कैसे आते हैं? बोलिए। फ्रॉम कॉर्नर दूसरा 3 phase particles. वेरी गुड। 1/2 into 3 is equal to 3, कुल मिला के 4 एटम्स। आते कि नहीं आते? अभी ये इसलिए मैंने बताया कि आप में से जो भी बंदे जेई नीट सॉल्व करेंगे या अपना टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स है, इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं अगर बीसीसी, एक कोई तो क्रिस्टल तैयार हो चुका है जो बीसीसी है और उसके अंदर है ए एंड बी का बना है। अभी देखिए, कोई तो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है AB, इसके अंदर ए अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट, और बीसीसी उसका बना हुआ है। तो बीसीसी का एक यूनिट सेल बना हुआ है
जो ए का और बी का बना हुआ। अभी ए के कितने एटम्स हो सकते हैं और बी के कितने एटम्स हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी इसके लिए हमें जरूरी एक बात है कि ए का पोजीशन पता होना चाहिए और बी का पोजीशन पता होना चाहिए। बीसीडी के अंदर पोजीशन क्या हो सकते हैं, कॉर्नर और बॉडी। अगर हम ऐसा मानते हैं कि बी इज प्रेजेंट टू द बॉडी ऑफ दिस यूनिट सेल, ए मस्ट बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। बॉडी में अगर बी प्रेजेंट है तो कॉर्नर पे ए को प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो कॉर्नर से कितना आएगा, 1, बॉडी का क्या है 1, 2 एटम्स, so this substance will be AB substance। तो इस AB substance के अंदर एक एटम A का होगा, एक एटम B का होगा। अगर हम ऐसा लेते हैं, वही AB substance FCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, वही सब्सटेंस FCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, तो उसके अंदर A के कितने एटम हो सकते हैं, B के कितने एटम हो सकता है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? Sir, can you please repeat the question? Yes, I will repeat the question कि हमारा AB नाम का सब्सटेंस है, AB नाम का सब्सटेंस जिसके अंदर A एक अलग एलिमेंट है, B एक अलग एलिमेंट, और दोनों इकट्ठा के AB सब्सटेंस बनता है। और AB सब्सटेंस FCC के फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, FCC के क्रिस्टल फॉर्म में यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। तो ये यूनिट सेल ऐसा मानते हैं कि FCC का है जो AB का है, उसके अंदर A के कितने एटम होंगे और B के कितने एटम होंगे? Sir, Yes, so what is the position of A or B? Can you please tell either of कितने हो सकते हैं? the two positions? Very Either good. corner एक probability हो सकती है, or- हाँ, एक probability हो सकती है, कॉर्नर पे कौन है? take A at the corners, then there will be 1 A particle and 3 B particles. Yes, कॉर्नर पे A होगा तो फेस पे B चला जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कॉर्नर पे B है तो फेस पे कौन आएगा, A आएगा, है ना? तो हम ऐसा मानते हैं कि कॉर्नर पे A है और फेस पे B है, तो आप फॉर्मूला बता दीजिए। कॉर्नर पे A है, कॉर्नर पे A है और फेस पे B है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? AB3. वेरी गुड, क्योंकि कॉर्नर से पार्टिकल एक ही आ सकता है, ए का एक ही पार्टिकल आएगा और बी के 3 पार्टिकल आएंगे, तो फॉर्मूला वुड बी AB3 और शुड बी AB3। इजी है ना? उल्टा करेंगे हम केस, तो हम कॉर्नर पे बी को लेते हैं और फेस पे ए को लेते हैं, व्हाट वुड बी द सिनेरियो? A3B. वेरी गुड, A3B, क्योंकि जो भी कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो एक ही एटम है और जो भी फेस पे प्रेजेंट है उसके 3 एटम्स रहेंगे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको आपके बुक के अंदर मिलेंगे, जेईई नीट के अंदर मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट हैज टू बी क्लियर कि अब कॉर्नर पे जो भी पार्टिकल है उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे 8 कॉर्नर्स होते हैं तो कॉर्नर से 1 एटम ही आ सकता है, चाहे वो ACC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो। दूसरी बात है, बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो भी अकेला होता है, पूरा होता है। और FCC में 3 पार्टिकल, सॉरी 6 फेसेस है, 6 फेस पे 6 पार्टिकल्स होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, 3 होता है। सो दो these are not the formula directly, this is the part of understanding, concept understanding। so जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो ये जरूरत है। अभी मुझे लगता है जिस तरीके से अतर्व ने आंसर दिया है, जिस तरीके से कुछ पायल ने आंसर दिया, उसके हिसाब से इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपको बुक में पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। रेस्ट पीपल, रेस्ट बच्चे भी सुन रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो बोलिएगा प्लीज, तो आई कैन रिपीट इट, अदरवाइज as I got the answer from the Atharva, I think he digested, he got it. Hope so everyone got it. Clear? Okay, so these are the first formulas what we counter here in this chapter। सबसे पहला आता है, उसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ ने बताया, वो फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, जो बहुत ही की फॉर्मूला। हाँ बोलिए, क्या फॉर्मूला था वो? डेंसिटी इज इक्वल टू atomic mass into number of particles upon volume of unit cell into Avogadro's number। था ये फॉर्मूला? है ना ऐसा फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, इस फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अंदर हर चीज का मीनिंग है, जैसे इसके अंदर ए का मीनिंग क्या है, ये जो टर्म है दैट इंडिकेट्स द एज लेंथ,
तो लेंथ पिकोमीटर सेंटीमीटर में होगा, यूनिट्स देखिए। रेडियस के यूनिट्स क्या होते हैं वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेडियस, A स्टैंड्स फॉर एज लेंथ। उसी तरीके से दिस रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, तो देखिएगा रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डेंसिटी के लिए D भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, D भी यूज करते हैं डेंसिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के लिए रो यूज किया गया है। सो डेंसिटी मे बी डिनोटेड बाय रो, मे बी डिनोटेड बाय D। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, कुछ रेफरेंस बुक यूज करते हैं उसके अंदर D डेंसिटी मिल सकता है, कुछ बुक में आपको रो डेंसिटी मिल सकता है। आपका टेक्स्ट बुक यूज करेंगे तो रो मिलता है डेंसिटी। रो इज डेंसिटी, M इज एटॉमिक मास, N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। याद रखिएगा V मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप V को सिर्फ वॉल्यूम कहेंगे तो नहीं चलेगा, V हैज टू बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। Na, what is Na? This is Avogadro's number। और क्या होता है Avogadro's number? 6.002 into 10 raised to 23. Yes sir, 6.022 into 10 raised to 23 particles, atoms, molecules और ion, इसके आगे particles है। और particles का मीनिंग तीन बताया मैंने आपको। नंबर 1 that is it can be atom, it can be molecule और it can be ions। अब ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल में हमारा आंसर एटम में भी आ सकता है, मॉलिक्यूल में भी आ सकता है और आयन में भी आ सकता है। वो सब्सटेंस किस फॉर्मेट में न्यूमेरिकल में दिया है या किस फॉर्मेट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आइदर हमारा पार्टिकल्स एटम्स के फॉर्मेट में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में होगा, आयंस के फॉर्मेट में होगा। कुछ न्यूमेरिकल में सीधा पूछा जाता है कि हाउ मच एटम्स विल बी प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, हाउ मच नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। तो आंसर हमें आयन एटम के, वहां पे पार्टिकल वर्ड यूज करके नहीं चलेगा। जब एटम पूछा है तो नंबर ऑफ एटम्स बताने पड़ेंगे, जब मॉलिक्यूल्स पूछे है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बताने पड़ेंगे। दैट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड वेरी वेल। सो ये फॉर्मूला, अभी इसी फॉर्मूला के कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसी फॉर्मूला के कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बिकॉज़ दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल। और दिस यूनिट सेल अगर हम ऐसा मानते हैं कि दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, और वन एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो ये भले एक पार्टिकल है, माना कि हमने अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एक पार्टिकल का एटॉमिक मास है 1, दैट इज इन 1 ग्राम। अगर ये हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16 ग्राम। माना ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है 35.5 ग्राम। सो एटॉमिक मास, एक पार्टिकल का मास मतलब एटॉमिक मास है। यहाँ पे जो दिया है वो है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास है जो m से दिखाया जाता है। और हर किसी एटॉमिक मास को अगर हम देखते हैं तो हर किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 एटम्स। ये मोल कॉन्सेप्ट नाम का कॉन्सेप्ट देखा था हमने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, हमारा 11th स्टैंडर्ड, जहां पे हमने देखा है। तो वापस एक बार मोल कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। कुछ बुक में 6.023 भी मिलता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप 3 ले लो या 2 ले लो, कोई टेंशन नहीं। बेटर गो विद योर टेक्स्ट बुक, जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक, उसके अंदर जो भी फिगर आपको दिया है इसका एवोगाड्रोस नंबर का, वो आप पिकअप कर दीजिए उसमें से। दैट विल डू बेटर बिकॉज़ नो वन कैन चैलेंज दैट। 6.02 into 10⁻23 होते हैं किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास में, 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब हम जब मानते हैं कि ये यूनिट सेल के अंदर एक एटम का वो बना हुआ है, उस एटम का एटॉमिक मास है 1, एटॉमिक मास जो है यहाँ पे है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले के अंदर काफी सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं। क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं एक बार देखते हैं। हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था किसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट in unit cell upon total volume of the unit cell, या volume of particles acquired upon the total volume of the unit cell। ये हमने देखा था पैकिंग एफिशिएंसी, वो है। अभी देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ जो है वॉल्यूम इज गिवन बाय L क्यूब, दैट इज बाय A क्यूब। तो ये हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो V इज इक्वल टू A क्यूब। यहाँ पे इसमें कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन होगा रो इज इक्वल टू M into N अपॉन A क्यूब बाय NA, ऐसा भी हो सकता है। ये फिर m इस तरफ लेके आएंगे तो m इज इक्वल टू
रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाय एन, ऐसा भी हो सकता है. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला. ये उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन हो सकता है. इसके अलावा हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट in x gram of substance. How much particles are present in x gram of substance? So x gram of substance contains how much particles? How much particles? कोई भी सब्सटेंस, हाइड्रोजन देते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, कॉपर दे सकते हैं, आयन दे सकते हैं. तो x ग्राम ऑफ कॉपर, या बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स हाउ मच पार्टिकल्स. तो ये सीधा हमारा बहुत कॉन्सेप्ट का सवाल है. हम ऐसे जानते हैं कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय m कंटेन्स, एटॉमिक मास कंटेन्स दैट इज एवोगाड्रोस पार्टिकल्स, है ना. किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के अंदर एवोगाड्रो इतने पार्टिकल्स होते हैं. कितने पार्टिकल है? 6.02 into 10⁻⁻³ इतने पार्टिकल्स होते हैं. तो x ग्राम कंटेन्स कितने पार्टिकल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइड बाय एटॉमिक मास. ये आएगा कि नहीं आएगा? सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज इक्वल टू x into Na, मतलब वेट into एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. अभी मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला हमने देखा है, ये फार्मूला हम वहां पे रख सकते हैं उसी तरीके से, है ना. सो उसी तरीके से रख सकते हैं. सो वी कैन पुट दिस फार्मूला एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट वो हियर. Instead of m, we can put this value over here. P is equal to x into Na divided by year n. That is, you can say P in rho into a cube into Na divided by n, और n ऊपर भी आ सकता है. Is equal to n into x into Na divided by rho into a cube, ऐसा आ सकता है. So this is what we can say नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूला. तो फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. हाउ मच यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस वन, कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, ये भी उसके अंदर निकाल सकते हैं. बिकॉज n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ यूनिट सेल. इस फॉर्मूले के अंदर व्हाट दिस n इंडिकेट्स, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और कौन से यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं हम जानते हैं. दैट इज एसीसी के अंदर 1 होता है, बीसीसी के अंदर 2 होता है, एसीसी के अंदर 3 होते हैं. तो हम उसके आधार पर भी निकाल सकते हैं कि हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस वन. बराबर है ना. तो अभी नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ यूनिट सेल, अभी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर n का वैल्यू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल, है ना. n इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल. तो हमने जो अभी ये फॉर्मूला देखा है xn into Na upon Pa cube contains how much number of unit cells, तो उसे इस n से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू, मतलब n के अंदर एक यूनिट सेल है तो इसमें पार्टिकल के अंदर कितने यूनिट सेल्स होंगे, ऐसा होता है. दैट्स व्हाई इट शुड बी डिवाइडेड. तो n into x into Na divided by p into a cube divided by n. So that means you can say 1 upon ni. 1 upon ni. So n cancel हो जाएगा. So what remains here is x into na upon rho into a cube. This is a formula. So these are the modifications जो तुम में से जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट समझा हुआ है उन्हें ही आसान जाए. जिन्हें मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझा इन्हें थोड़ा सा